मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे फर्स्ट ईयर एमबीबीएस की यूनिवर्सिटी की एग्जाम्स चल रही थी एंड उस दिन फिजियोलॉजी का वाइवा था। अब बेसिकली फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो उसमें उस दिन फिजियोलॉजी का वाइवा चल रहा था। अनफॉर्चुनेटली उसके अगले दिन मेरा एनाटॉमी का वाइवा भी उतना अच्छा नहीं गया था, क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक मैंने टोटली पढ़ाई गुजराती मीडियम में की थी एंड सो सडनली एमबीबीएस में आके ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाई करनी पड़ी। उसमें भी एमबीबीएस के इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स वर्ड्स एंड इतनी भारी भारी बुक, बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती थी। पढ़ाई लिखाई तो हालांकि फिर भी कर लेते थे, थोड़ा बहुत समझ में आने लगा था 6 महीने के बाद, लेकिन जहाँ पे इंग्लिश में बोलने की बात आती थी वहाँ पे भैया हमारी हवा निकल जाती थी। एंड यस, एमबीबीएस में आपके सारे के सारे कन्वर्जेशन आपको इंग्लिश में ही करने पड़ते हैं, चाहे आपको टीचर से कोई डाउट पूछना हो या तो टीचर के सामने वाइवा देना हो या चाहे कुछ भी बात हो। कोई टीचर अच्छे होते तो वो समझते हैं कि चलो कोई नहीं, अभी आए हो, धीरे धीरे सीख जाओगे, बट बाकी मेजोरिटी ऑफ द टीचर्स इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। एंड ऐसे ही एक एक्सटर्नल मैडम आए थे हमारे उस दिन के वाइवा में। अब जैसे मैंने पहले बताया, वाइवा से मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगता था, उसमें भी वो पर्टिकुलर वाइवा में मुझे ज्यादा कुछ चीजें आई नहीं, एंड जो आता था वो मैं गुजराती में बोला तो वो मैडम बहुत ही ज्यादा गुस्से हो गए एंड मुझे 10 मिनट तक वहाँ पे बैठे बैठे इतना ज्यादा धमकाया एंड लास्ट में तो यहाँ तक बोल दिया कि पता नहीं कहाँ से ऐसे स्टूडेंट्स चले आते हैं एमबीबीएस में। तुम्हें जो टीचर्स ने 12th में इतने मार्क्स देके यहाँ तक पहुंचाया है ना, वही टीचर सबसे ज्यादा बेवकूफ होगा। पहले तो पास होने के लायक नहीं हो तुम। मैं तो मेरे वाइवा में 0 से कम नहीं दे सकती, वरना उससे भी कम मार्क्स देती थी। अभी तो तुमको 0 देकर मैं मेरे वाइवा में फेल कर रही हूँ। अब आप सोचो कि 12th में बोर्ड्स में आप 92% मार्क्स लाके प्रेस्टिजियस एमबीबीएस की जर्नी में एंटर होते हो डॉक्टर बनने के लिए, बट आपको कोई टीचर ऐसे इतना ज्यादा धमका के, इतनी ज्यादा डिमोटिवेट करके आपको लिटरली वाइवा में फेल कर दे तो आपकी क्या हालत होगी। दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट वाइवा इन माय होल एमबीबीएस जर्नी एंड दिस इज द नंबर 1 डार्क रियलिटी ऑफ मेडिकल फील्ड कि यहाँ पे सीनियर्स ही नहीं, काफी सारे टीचर्स भी बहुत ही ज्यादा सैडिस्टिक, इगोइस्टिक एंड टॉक्सिक होते हैं। बच्चे को नहीं आता है तो ठीक है, उसको ट्रीट करने के और भी तरीके होते हैं, उसको थोड़ा बहुत धमकाओ, सिखाओ, लेकिन उसके 12th के रिजल्ट्स को एंड उसके वो 12th वाले टीचर्स को भी ड्रैग करके उनको इंसल्ट करने का क्या ही सेंस बनता है भैया। एंड ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं, सारे बच्चों के साथ होता है, बट एक एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए वो 11th-12th का जो पीरियड होता है वो भैया उसका गोल्डन पीरियड होता है। सबसे ज्यादा लाइफ डिसाइडिंग एंड मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करके, टॉप करके एमबीबीएस में एंट्री लेना कोई जैसी तैसी बात तो है नहीं। एंड वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उनका तो उनकी एमबीबीएस लाइफ के दौरान कोई वाइवा खराब गया ही नहीं था। अब भैया सारे बच्चे तो इतनी बड़ी बड़ी महंगी इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में नहीं पढ़ सकते हैं ना, वो हमारी मजबूरी थी कि हम लोकल लैंग्वेज से पढ़ के एमबीबीएस में एंटर हुए थे, जो टाइम के साथ इंप्रूव भी हो गई। उसके बाद तो एमबीबीएस में हमने बहुत सारे अच्छे वाइवास भी दिए एंड एमबीबीएस के बाद पोस्ट एमबीबीएस एंट्रेंस इसमें नेशनल लेवल पे टॉप करके एम्स जोधपुर से एमएस जनरली भी पास आउट किया। बट वो वाइवा एंड वो टीचर के वर्ड्स आज तक मेरे दिमाग में इसलिए है क्योंकि वो उस तरह से बोले गए थे। एक छोटे बच्चे के लिए ऐसे ट्रॉमा लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। हालांकि मुझे कोई डिप्रेशन नहीं आया था, क्योंकि इतने सारे वाइवाज में छोटी मोटी डांट खा के अब तो आदत सी हो गई थी उस टाइम पे। एंड वो टीचर का जो वाइवा था वो भी पर्टिकुलरली सिर्फ 10 मार्क्स का ही था, बाकी 4 वाइवाज और 90 मार्क्स के बचे थे जो अच्छे गए थे, तो ओवरऑल हम फिजियोलॉजी में पास तो हो ही गए थे। बट दिस इज द रियलिटी ऑफ एमबीबीएस भैया। एंड एज अ स्टूडेंट आप ओल्ड जनरेशन टीचर्स एंड डॉक्टर्स के सामने कुछ बोल भी नहीं सकते भैया। यू मस्ट हैव टू रेडी फॉर एनी एंड एवरी काइंड ऑफ इंसल्ट। यू मस्ट हैव टू हैव जीरो ईगो ऑन योर पास्ट अचीवमेंट्स एंड एमबीबीएस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ दिस होल मेडिकल जर्नी एंड उसमें भी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस इज जस्ट 1%। अब एमबीबीएस में एडमिशन लेना बहुत ही बड़ी चीज होती है भैया एंड मेजोरिटी ऑफ द बच्चे अपने तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या इवन नेशनल लेवल के टॉपर्स होते हैं। बट शॉकिंग रियलिटी नंबर 2, आफ्टर एंटरिंग इनटू एमबीबीएस 80% ऑफ दोज टॉपर्स बिकम एवरेज स्टूडेंट्स एंड इतना एवरेज हो जाते हैं वो कि दे जस्ट स्ट्रगल टू गेट इवन पासिंग मार्क्स। यस, एक टाइम के 90% लाने वाले टॉपर्स एमबीबीएस में आके जस्ट 50% मार्क्स लाने के लिए रोते हैं एंड हम भी भैया उसी में ही थे। एंड आप भी अगर एमबीबीएस में होगे तो आपको पता ही होगा, 200 के क्लास में सिर्फ 20 या 40 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए सीरियसली प्रिपेयर करते हैं एंड थोड़ा बहुत गोल रखते हैं अच्छे मार्क्स लाने का। बाकी सबके हालात होते हैं भगवान, मालती और संगीता को अपनी बहन की नजर से देखूंगा, बस रिजल्ट संभाल लेना। इवन हाईएस्ट मार्क्स ऑफ अ टॉपर गोज अप टू मैक्स 75 एंड कोई अच्छी कॉलेज है बहुत ज्यादा तो उसमें 80 मिलते हैं उसको। अब इंजीनियरिंग कॉलेजेस में तो ये सिनेरियो बहुत ही कॉमन होता है, बट एमबीबीएस में भी यही हालत है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो एमबीबीएस का नाम लेते ही अगर आपके दिमाग में वो टिपिकल चश्मे वाले नर्ड टॉपर की इमेज सामने आ जाती है तो भैया आप गलत हो। एंड आई बिलीव इट्स नथिंग रॉन्ग, क्योंकि 12th में एंड एमबीबीएस में जमीन आसमान का फर्क होता है भैया। एंड वैसे भी 11th-12th में 2 साल बहुत ही ज्यादा मेहनत की होती है बच्चे में, तो अब उसका ड्रीम मिलने पे एमबीबीएस लाइफ में
एंटर होने के बाद उसका जो यूफोरिया है उसको फील करने का एंड कॉलेज लाइफ को जीना तो बनता है भैया 1-2 साल के लिए एटलीस्ट। पढ़ाई तो पूरी जिंदगी चलने ही वाली है अब MBBS में आए हो तो। लेकिन प्रॉब्लम वहां पे आता है भैया कि यही 2 साल के अंदर वो स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे संग में फंसता है, ऐसे ऐसे सेल्फ डाउट्स एंड नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में भरे जाते हैं भैया कि वो 2 साल के बाद भी आगे MBBS में एडप्ट होने के बाद, MBBS के एग्जाम्स नजदीक आने के बाद, एंट्रेंस आने के बाद भी हमेशा स्ट्रगल ही करता रह जाता है एंड हर बार बस पासिंग मार्क्स लेके आ जाता है। बहुत सारी बार फेल भी होते हैं एंड ड्रॉप्स भी लेने पड़ते हैं। सीनियर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स के इन्फ्लुएंस में आके उनका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है। हालांकि उनके पास अभी भी वो कैपेबिलिटी होती है नेशनल एग्जाम्स को टॉप करने की जो उस टाइम पे वो 12th में करके आए थे, बट नोबडी इज देयर टू गाइड देम प्रॉपरली टू रिस्टार्ट, टू गेट बैक ऑन द ट्रैक एंड टू हैव द बेस्ट पॉसिबल अटेम्प्ट, वेदर इट्स अ यूनिवर्सिटी एग्जाम और नेक्स्ट और नीट PG और INI. And so only I have worked on this huge problem and launched India's first all-in-one smart mentorship program for MBBS students on my application SmartX, जिसमें यूनिवर्सिटी एग्जाम से लेके नेक्स्ट नीट PG या तो INI किसी भी एग्जाम को इवन ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ भी क्रैक करने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी उसकी माइनर छोटी से छोटी चीजें कवर की है। पूरा प्रोग्राम मैंने खुद ही डिजाइन किया है एंड शूट किया है एंड साथ में हर मंथली मैं ग्रुप लाइव सेशंस भी लेता हूँ जिसमें आपके कोई भी डाउट्स और प्रिपरेशन के रिलेटेड हम साथ मिलकर सॉल्व करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। इट्स अ टोटली डिफरेंट एंड वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम देन रैंडम यूट्यूब वीडियोस एंड अगर इसमें छोटा सा इन्वेस्टमेंट करते हो तो आई एम श्योर इट कैन गिव यू वेरी हाई रिटर्न्स ऑन लॉन्ग टर्म। वैसे बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है बट उसमें भी अभी क्रिसमस एंड न्यू ईयर पे कूपन कोड न्यू ईयर यूज करने पे मासिव 25% ऑफ भी मिल जाएगा। अभी तक 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करके इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस कर चुके हैं एंड अपनी लाइफ में चेंजेस देख चुके हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आज ही डाउनलोड करके मेरे साथ जुड़ जाना। नंबर 3, अब मेडिकल स्टूडेंट्स की डॉक्टर बनने की जर्नी तो हालांकि फर्स्ट ईयर MBBS से शुरू हो जाती है बट किसी भी डिसीज को कॉन्फिडेंस के साथ डायग्नोस करना तो भैया उनको MBBS खत्म होने के बाद ही आता है एंड उसकी ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस देने के लिए तो उनको MBBS के बाद भी इवन 1-2 साल का टाइम लगता है, उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है या तो फिर जब वो MD या MS करते हैं तब वो कॉन्फिडेंस आता है। यस, ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है पब्लिक में, स्पेशली पेरिफेरल एरियाज में। एंड एज अ मेडिकल स्टूडेंट्स आपकी लाइफ का सबसे बड़ा एम्बेरसमेंट तब होता है भैया जब आप घर पे जाते हो एंड सडनली कोई रिलेटिव या तो आपके नेबर्स आके आपको रिपोर्ट दिखाने लग जाते हैं या तो आपको इंजेक्शन लगाने के लिए या तो बोतल चढ़ाने के लिए बुलाते हैं। मेरे रिलेटिव्स एंड नेबर्स में जब से MBBS में लगा उसी फर्स्ट दिन से ही एक्सपेक्ट करने लग गए थे कि चलो भैया अब तो हमारी लाइफ में शांति। एंड जब भी छुट्टियों में घर पे जाता था कोई ना कोई रिलेटिव या नेबर अपने रिपोर्ट्स दिखाने के लिए या तो इंजेक्शन लगाने के लिए बुलाने आ जाता था। अब साला लिटरली मैंने कभी इंजेक्शन देने की बात तो छोड़ो, लगाते हुए देखा भी नहीं था। वहां मैं कॉन्फिडेंस के साथ इंजेक्शन प्रिपेयर करके विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन कैसे दे दूं भैया, क्योंकि रियलिटी में ये सारी चीजें मेडिकल स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप में करने को मिलती है एंड इवन सेकंड ईयर में जो उनका वार्ड पोस्टिंग्स होता है जिनमें वो पेशेंट्स को देखते हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं, उसमें भी सिर्फ 2 से 5% बच्चे ये सारी चीजें कर पाते हैं एंड 1-2 बार करने से भी आपको कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता है भैया। अब कोई ऐसे बुलाने आता है तो मना करने पे भी इज्जत जाने का सवाल होता है भैया। तो एक बार सेकंड ईयर ऑफ MBBS में मैं भी गया था एक बॉटल लगाने के लिए, IV लाइन ऑलरेडी लेके रखी हुई थी, उसमें जस्ट बॉटल को कनेक्ट करना था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके पहले उसकी निडल निकाल देनी पड़ती है एंड उसके बाद सिर्फ वो अटैचमेंट को ही ज्वाइन करना होता है, जबकि मैं निडल के साथ ही लगाने का ट्राई कर रहा था। 5-10 मिनट बहुत ही ज्यादा मेहनत की लेकिन नहीं हुआ तो भैया मेरा तो पसीने आने लगे एंड उतने में ही बगल से एक और आंटी आए जिन्होंने विदिन अ सेकंड वो IV लाइन को ज्वाइन कर लिया, जो लिटरली नर्स भी नहीं थे, इवन मेडिकल फील्ड के साथ उनका दूर दूर से कोई नाता ही नहीं था। एंड एक मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भैया लाइफ टाइम का एम्बेरसमेंट हो जाता है। आई मीन इट्स नथिंग रॉन्ग टू एक्सेप्ट योर डेफिशिएंसीज, भैया मुझे नहीं आता था तो नहीं आता था एंड रिश्तेदारों की भी कोई गलती नहीं होती है। ऑब्वियसली MBBS में लगे हो तो उनकी भी एक्सपेक्टेशंस होती है भैया, बट उनको ये सारी चीजें नहीं पता होती है कि भैया रियल प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आप इंटर्नशिप में सीखते हो। थोड़ा बहुत MBBS में एक्सपोजर मिलता है, कुछ कुछ चीजें करने को मिलती है, बट वो कॉन्फिडेंस के साथ रियल में विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन पेशेंट के साथ डील नहीं कर सकते। एंड वही लोग फिर बैक में ऐसी चर्चाएं भी करते हैं कि 3 साल हो गए फिर भी इसको इंजेक्शन देना भी नहीं आता है, पता नहीं क्या ही कर रहे होंगे भाई साहब कॉलेज में। तो यस, अगर आप किसी MBBS स्टूडेंट के रिश्तेदार हो तो मेक श्योर कि आप उसका MBBS खत्म होने के बाद ही उसको रिपोर्ट्स दिखाने के लिए या तो ओपिनियंस देने के लिए या तो कोई छोटी मोटी प्रोसीजर करवाने के लिए अप्रोच करो। एंड अगर आप MBBS स्टूडेंट हो तो मेक श्योर कि ये वीडियो आप अपने रिश्तेदारों को फॉरवर्ड कर दो ताकि आपको मेरे जैसा एम्बेरसमेंट फील ना होना पड़े। नंबर 4, अब अक्सर आपने डॉक्टर्स को या मेडिकल स्टूडेंट्स को ये कहते हुए सुना होगा स्मोकिंग को छोड़ दो, अल्कोहल हेल्थ एंड लीवर के लिए खराब होता है सो उसको नहीं पीना चाहिए। बट शॉकिंगली अ गुड प्रपोर्शन ऑफ डॉक्टर्स हैव देमसेल्व्स these habits including smoking, alcohol, बीड़ी, तंबाकू, इवन गांजा एंड चरस ऑल्सो। एंड उसकी शुरुआत स्टूडेंट लाइफ से ही हो जाती है भैया। यस,
आई एम नॉट टेलिंग कि सारे डॉक्टर्स या तो मेडिकल स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द स्टेट एंड कॉलेज कल्चर दिस रेशियो कैन बी वेरिंग फ्रॉम 1% टू एज हाई एज 25%, यानी कि हर 4 में से एक स्टूडेंट। कुछ स्टूडेंट्स ऑकेजनली करते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स रेगुलर करते हैं, इवन दो उन्हें खुद भी पता है कि ये सारी चीजें हेल्थ के लिए डेंजरस है, बट ड्यू टू वेरियस रीजंस इंक्लूडिंग मेंटल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, लोनलीनेस एंड पीयर प्रेशर, दे गेट इनटू दिस। ये पॉइंट इस वीडियो में हाईलाइट करने का मेरा पर्पस सिर्फ एंड सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स को अवेयरनेस लाने का है। दिस इज नॉट अ गुड हैबिट एंड इफ वी रियली वांट वी कैन टोटली रिफ्रेन फ्रॉम दिस। यस, इवन इस लेवल पे पहुंचने के बाद आज 10 साल हो गए मुझे मेडिकल फील्ड में, बहुत सारी बार बर्नआउट एंड डिप्रेशन में मैं भी जा चुका हूँ, बट स्टिल आज तक एक भी बार बीड़ी, सिगरेट, गांजा, तंबाकू, अल्कोहल किसी भी चीज को हाथ तक नहीं लगाया है मैं। एंड मेरे और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मेरे जैसे ही आज तक ये सारी चीजों से दूर रहे हैं। इवन दो सर्जिकल एंड ऑर्थो ब्रांचेस से पास आउट भी हो गए, फिर भी उन्होंने आज तक कभी इस चीजों को हाथ नहीं लगाया है। सर्जिकल एंड ऑर्थो ब्रांचेस में थोड़ा सा ज्यादा चांस होता है ये सारी हैबिट्स को एक्वायर करने का, क्योंकि वहां पे स्ट्रेस एंड वर्कलोड बहुत ही ज्यादा हेक्टिक होता है। नंबर 5, मेजॉरिटी ऑफ द मेडिकल स्टूडेंट्स वंस इन देयर लाइफ टाइम्स एक्सपीरियंस आइदर अ बर्नआउट और अ डिप्रेशन और बोथ। हर 2 में से एक मेडिकल रेसिडेंट एंड हर 3 में से एक मेडिकल स्टूडेंट्स उनके स्टडी ईयर्स के दौरान बर्नआउट के शिकार होते हैं, एंड हर 3 में से एक मेडिकल स्टूडेंट इवन डिप्रेशन का शिकार होता है, एंड कई बार दे इवन डू सुसाइड। ये नंबर्स बाकी सारी फील्ड की कंपेयर में सिग्निफिकेंटली हायर है, एंड फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक ये रेशियो ईयर्स के साथ बढ़ता रहता है। यस, दिस इज अ शॉकिंग फैक्ट, एंड मैं खुद अपने फाइनल ईयर के एंड में सिवियर सुसाइडल डिप्रेशन में चला गया था, बट भगवान की कृपा से, मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट से एंड मेरी पार्टनर अंजलि के सपोर्ट से कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने के बाद धीरे धीरे उसमें से बाहर आ पाया था। उसके बाद बहुत ही अच्छा कमबैक भी किया, एंड सिर्फ 1.5 साल के बाद ही मैंने नेशनल एंट्रेंस को भी टॉप किया था। तो ये बताना चाहता हूँ जस्ट कि अगर डिप्रेशन या बर्नआउट में आप आते हो तो भी ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है भैया। अगर रियल में कमबैक करना चाहते हो तो 1 साल इज मोर देन इनफ टू अचीव एनीथिंग। अब ये बर्नआउट एंड डिप्रेशन के इतने हाई नंबर्स के पीछे बहुत सारे रीजंस भी है। एक सब्जेक्ट की जिम हो जाए उतनी हैवी बुक से लेके टॉक्सिक सीनियर्स एंड प्रोफेसर्स, लेक ऑफ प्रॉपर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर, अनलिमिटेड वर्कलोड इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड यही सारी चीजों का एक सबकॉन्शियस एक्सक्यूज बना के स्टूडेंट्स एडिक्शन के रास्तों पे भी चले जाते हैं, जैसे हमने 4th पॉइंट में डिस्कस किया। उसके ऊपर लास्ट ईयर मैंने एक बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड वीडियो भी बनाया था कि ये सारी चीजें हो रही है, क्या क्या चीजें इसमें इंप्रूव हो सकती है। यहाँ पे आ जाएगा, देख सकते हो। बाकी वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ मेडिकल कम्युनिटी, एंड आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव अ स्मॉल प्लेटफॉर्म टू रेज अवेयरनेस अबाउट दीज इश्यूज। सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हो। मेरी एप्लीकेशन स्मार्टेक्स डाउनलोड करना ना भूले। बार बार मेरे वीडियोस को देखने आने का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज्यादा एनर्जी के साथ।